गोदान महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या। एक, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह टेढ़ा था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। परिच्छेद एक, संदर्भ व प्रसंग। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से उद्धृत ये पंक्तियां उपन्यास के लेखकीय वक्तव्य के रूप में आई हैं। 40 वर्ष से भी कम आयु के होरी द्वारा 60 पाठा होने की उक्ति का सहारा लेकर अपनी मर्दानगी सिद्ध करने के प्रयास को धनिया अभाव का उल्लेख कर खारिज करती है। इस कटु सत्य के प्रहार से विचलित होकर होरी 60 के पहले ही अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करने का सहारा लेता है, जो कहीं न कहीं अपने भीतर यथार्थ को भी समाहित किए हुए होता है। यह धनिया को भीतर तक वेध डालता है। प्रेमचंद ने यहाँ धनिया के मानस में प्रवेश करते हुए उपर्युक्त पंक्तियां लिखी हैं, जो प्रेमचंद की संवेदना और कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। व्याख्या किसानी समाज में वैधव्य सिर्फ पति की मृत्यु नहीं होती, बल्कि एक ऐसी त्रासदी होती है जिसमें नारी का समूचा भविष्य संकटों में बिध जाता है। अभाव और गरीबी में भी वह इस संबल के सहारे स्वयं को अर्थवान महसूस करती है। प्रेमचंद ने सुहाग को तिनका बताकर अभाव और गरीबी की अंतहीन भयावहता को मूर्तता प्रदान की है, लेकिन साथ ही उन्होंने किसानी जीवन में सुहाग के महत्व को भी धूमिल नहीं होने दिया है। विशेष प्रेमचंद ने इन पंक्तियों में मनोविज्ञान का सहारा लिया है। गोदान में धनिया का व्यक्तित्व निर्भीक, प्रखर, जुझारू और स्पष्टवादी है। ये पंक्तियां उसके चरित्र में निहित गहन संवेदनशीलता के उजागर करती हैं। ये पंक्तियां यह दर्शाती हैं कि प्रेमचंद स्थितियों की सूचना देने वाले कथाकार नहीं है, बल्कि उनके यहाँ परिस्थितियों में लिपटी हुई वास्तविकता कलात्मक रूप में आती है। ये पंक्तियां तत्सम एवं तद्भव शब्दावली के रचनात्मक मेल का भी उत्तम निर्देशन है। दो लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है, और जब तक संपत्ति कि यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, तब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। परिच्छेद 2, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग राय साहब होरी को आने वाले समय में होने वाले परिवर्तनों की संभावनाओं से अवगत करा रहे हैं। व्याख्या। राय साहब होरी को संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब जमींदारी वर्ग का नामो निशान मिट जाएगा। स्वयं को इस परिवर्तन हेतु उत्सुक प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि वह स्वयं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी नज़रों में यह सबके उद्धार का दिन होगा। जब तक जमींदार वर्ग अपनी संपत्ति के मोह से दूर नहीं होता, तब तक यह संपत्ति उसे बंधन में बांधे रखेगी। तब तक मानवता से हमारे संपन्न वर्ग दूरी बनी रहेगी। वस्तुतः इस दिन को प्राप्त करना हमारा सर्वोच्च लक्ष्य भी है। विशेष समाजवाद की आहट गद्यांश में उभर कर साफ साफ सुनाई ही देती है। प्रेमचंद तत्कालिक विमर्शों और विचारधाराओं के प्रति सजग चिंतक व्यक्तित्व रखते हैं, जिसे इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। इन पंक्तियों में राय साहब के माध्यम से जमींदार वर्ग छद्म रूप उभर कर सामने आया है, जिसकी कथनी और करनी में फर्क है। प्रेमचंद का देशता रूप इन पंक्तियों में देखा जा सकता है, जो भविष्य के भारत का संकेत इन पंक्तियों में दे रहा है। भाषा आम हिंदुस्तानी है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों के साथ हस्ती, शिकारी जैसे विदेशज शब्द भी शामिल हैं, जो हिंदुस्तानी के भीतर रच बस गए हैं।
तीसरा कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, झलम है। हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एका का नाम नहीं है। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जफा कैसे करे। प्रेम तो संसार से उठ गया है। परिच्छेद 3। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश गोदान के आरंभिक अंश में होरी व भोला की वार्तालाप से लिया गया है। व्याख्या निर्धनता के जीवन पर कटाक्ष करते हुए भोला कहता है कि सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी बन चुकी है कि निर्धन व्यक्ति के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। समाज में पूछे तो उसकी है जो धनी है, जिसके पास शक्ति है। निर्धन व्यक्ति का जीवन तो मजदूरी व गुलामी करने के लिए हुआ है। और उसे से भी बढ़कर बात है कि उस हम में एकता का अभाव है। चाहे किंचित लाभ हो, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए ही हम एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। प्रेम तत्व तो मानव संसार से गायब ही हो गया है। विशेष अमीर गरीब के वर्ग भेद को लक्षित करने वाले समाजवादी दृष्टिकोण को सीधे सहज शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। किसानों में व्याप्त एकता के अभाव पर कटाक्ष किया गया है। निम्न वर्ग को दयनीय स्थिति का यथार्थ पूरी तीक्ष्णता के साथ उभारा है। भाषा आम हिंदुस्तानी है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अख्तियार, झलम, झफा और अरबी फारसी परंपरा के शब्द भी शामिल हैं, जो हिंदुस्तान के भीतर रच बस गए हैं। 4। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। गात कोमल पर चपलता, कूट कूट कर भरी हुई झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की इच्छा जानकर आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली लोग भावने और रिझाने की कला में निपुण है। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव और मनोदगारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया है। परिच्छेद 6। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश धनुष यज्ञ के प्रसंग में मिस मालती के व्यक्तित्व परिचय से लिया गया है। व्याख्या लेखक मिस मालती का परिचय देते हुए उन्हें नव युग का प्रतिनिधि घोषित करता है। कोमलांगों में चंचलता का संपुट लगा हुआ है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, रूप सौंदर्य से युक्त तथा आकर्षण की कला में निपुण, समय व स्थान के अनुरूप व्यवहार करने का कुशल सामर्थ्य तथा अपने मनोवेग पर संयम रखने की श्रेष्ठ कला मालती को एक अलग दर्जा प्रदान करती है। विशेष व्यक्तित्व वर्णन हेतु उसी के अनुरूप आकर्षक फड़कती हुई और प्रभावपूर्ण भाषा का कुशल प्रयोग प्रेमचंद ने किया है। वर्णन का क्रम मिस मालती का चित्र आंखों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। यह उस नई स्त्री का अंकन है जो नारीवादी आंदोलनों, स्त्री शिक्षा के प्रसार से तथा राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी से उभर रही है। प्रेमचंद की इन पंक्तियों में भविष्य की स्त्री की पहचान भी निहित है, जो प्रेमचंद के भविष्य दृष्टव्य रचनाकार होने का परिचायक है। 5। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का यह मातृ स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन संचेत हो उठा। होरी को इस बीत यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। परिच्छेद 10। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश होरी, धनिया व झुनिया के मध्य उस प्रसंग से लिया गया है जब मध्यरात्रि झुनिया गर्भवती उनके घर पहुंच जाती है। धनिया द्वारा क्षणिक आवेश के बाद झुनिया को दिए गए ममतामयी सन्निधि को देखकर होरी के मनोभावों को
यह गद्यांश प्रदर्शित करता है। व्याख्या: धनिया द्वारा झुनिया को आश्वस्त करने के बाद झुनिया के मन में शांति की लहर दौड़ पड़ी और वस्तुतः उस रात्रि में ऐसी विकट परिस्थिति में धनिया का यह स्नेहपूर्ण व्यवहार सकारात्मक का दीपक जलाने वाला सिद्ध हुआ। धनिया की सहृदयता ने होरी को 25 वर्ष पहले की उस नवविवाहिता की याद दिला दी जिससे मिलकर होरी कोमलता, प्रेम जैसे भावों को समझ सका था, जिसका प्रेम सभी नकारात्मकताओं को अपने अंदर समेटने की शक्ति रखता था। विशेष इन पंक्तियों में प्रेमचंद ने भारतीय दायित्व जीवन की मधुरता, कोमलता और सहचार्य धार्मिकता को बहुत कुशलता से अभिव्यक्त कर दिया है। भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य जीवन में पत्नी मात्र प्रेयसी रूप नहीं होती बल्कि मातृ स्नेह रूप में भी होती है। पश्चिमी संस्कृति की तुलना में भारतीय संस्कृति के इस वैशिष्ट्य को उभारने में प्रेमचंद सफल रहे हैं। उपमा शैली दीपक की तरह का सुंदर प्रयोग हुआ है। अपनी अनुभूतिमयता के कारण भाषा काव्यात्मक हो उठी है। 6 बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लादकर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रोब था? कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोख लेती थी, पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकता था। शादी ब्याह, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें रोम रोम में बधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विश्रृंखला हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। परिच्छेद 11। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग: झुनिया को घर में रखने के दंड को भरते होरी की व्यथा इस प्रसंग में दर्शाई गई है। व्याख्या: निर्धनता व कर्ज में आकंठ डूबे होने के बावजूद होरी ने दंड भरने की शीर्ष प्राथमिकता दी। बिरादरी में अपना सम्मान बना रहे तथा बहिष्कृत न होना पड़े, सिर्फ इसी ध्येय को ध्यान में रखकर वह अनाजों की बोरियां दंड के रूप में भर आ रहा था, जिसे उसे स्वयं मालूम था कि अनाज सौंप देने के बाद घर में खाने को कुछ शेष न रहेगा, पर बिरादरी के नियमों का पालन करना अभी सबसे बड़ी शर्त थी। 16 संस्कारों से लेकर जीवन के हर क्षण को बिरादरी से अलग हो गए तो फिर उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विशेष ग्रामीण जीवन में मनुष्य व बिरादरी के अंतर संबंधों को दर्शाया गया है। कमजोर व्यक्ति पर सशक्त व्यक्ति कितना प्रभाव बनाए रखते हैं, यह गद्यांश के वर्णन से स्पष्ट होता है। भारतीय समाज की अमानवीय रूढ़िग्रस्त रूप को ये पंक्तियां साकार कर देती हैं। इन पंक्तियों में होरी समतावादी समाज व्यवस्था के पारंपरिक किसान चरित्र का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ यह पंच नहीं है, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीनकर माल मारना चाहते हैं। डांड तो बहाना है, समझाती जाती हूँ, पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आस रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे, मुंह धो रखो। परिच्छेद 11। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश धनिया के उग्र रूप को दर्शाता है। जब झुनिया को शरण देने के कारण पंचों ने दंड के रूप में होरी से सारा अनाज हड़प लिया था। व्याख्या: अन्याय का जोरदार प्रतिकार करती हुई धनिया पंचों को परमेश्वर से सीधा राक्षस के पद तक पहुंचा देती है। उसकी नज़र में पंचों द्वारा उसके असहाय निर्धन परिवार को दंड वसूलना वास्तव में राक्षसों का ही काम हो सकता है। वह होरी को धिक्कारते हुए कहती है
कि दंड भरकर वह कोई कर्तव्य नहीं पूरा कर रहा है, बल्कि केवल अपने परिवार को भूखा मार रहा है। और ऐसे अन्याय को शांति से सहना वास्तव में उससे भी बड़ा अन्याय है। विशेष धनिया के माध्यम से न्याय पाने में निर्धन वर्ग की पीड़ा का मर्मिक वर्णन किया है। भारतीय समाज का शोषण परक रूप इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट रूप में उभर आता है। गोदान में यथार्थ के उद्घाटन में प्रेमचंद ने धनिया के चरित्र का बहुत सहारा लिया है। यही कारण है कि धनिया को प्रेमचंद की सृजनात्मकता आंख कहा गया है। 8 इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने हे है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवा खाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी है। परिच्छेद 13 संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग गद्यांश में मिस मालती प्रोफेसर मेहता को धन का महत्व समझाकर उन्हें कई नई सभ्यता के रंग से परिचित करा रही हैं। व्याख्या मिस मालती के अनुसार सभ्यता के नए भवन की नींव वास्तव में धन से ही निर्मित होती है। विद्या, सेवा, परिवार, जाति धन के सामने दूर दूर तक स्थान नहीं पाते। इतिहास में आंदोलन के हाथों धन की पराजय वस्तु अपवाद से अधिक कुछ नहीं। मिस मालती धन के प्रति अनुराग की स्वीकारोक्ति करते हुए कहती हैं कि उनके रोगियों में यदि कोई अधिक धनी है तो उसकी वह सेवा शुश्रूषा करेगी और स्वभावगत रूप से उसे ही अधिक महत्व देगी। विशेष इन पंक्तियों के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था के चरित्र को प्रेमचंद ने कुशलतापूर्वक व्यंजित कर दिया है। धन आने वाली व्यवस्था की नियामक शक्ति होगी, यह पहचान प्रेमचंद के भविष्य दृष्टा विवेक का परिचायक है। मिस मालती के माध्यम से अमीरी गरीबी के वर्ग भेद को प्रेमचंद ने स्पष्ट सामने रख दिया है। 9 मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों इसकी आशा करता है? मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है, वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर और जो सर्वस्व में स्त्री हो। परिच्छेद 13 संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग मिर्जा द्वारा मालती को मेहता के जीवन साथी के रूप में देखने पर मेहता प्रत्युत्तर में यह जवाब देता है। व्याख्या प्रोफेसर मेहता के अनुसार स्त्री की परिभाषा उसकी वफादारी व त्याग की मूर्ति होना है, जो स्वयं का सर्वस्व न्योछावर कर स्वयं को अपने पति में समाहित कर ले। वह दोनों जब मिलकर एक हो जाते हैं तब गृहस्थी सफल होती है। इस एक आत्मा में शरीर पुरुष का होता है और आत्मा स्त्री की। अपने तर्कों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मेहता कहते हैं कि समर्पण का यह सामर्थ्य पुरुषों में होता ही नहीं, इसी कारण यह अपेक्षा सिर्फ महिलाओं से की जाती है। यदि समर्पण का लेश मात्र प्रयत्न भी पुरुष करता है तो उसमें ज्ञान का अहंकार आना शुरू हो जाएगा और समर्पण की पहली शर्त में ही वह असफल हो जाएगा। स्त्री में धैर्य, शांति व सहिष्णु के गुण हैं
और यही उसे महान बनाते हैं। अगर ये गुण पुरुष में आ जाए तो श्रेष्ठ बनने की उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, किंतु एक महिला में यदि पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह पथ भ्रष्ट हो जाता है। अतः पुरुष केवल उस स्त्री की ओर आकर्षित होता है जो सर्वस्व में स्त्री है, संपूर्ण गुणों से युक्त है। विशेष यह गद्यांश दर्शाता है कि प्रेमचंद अपने समय के वैचारिक विमर्शों से जुड़े हुए थे और उनमें वैचारिक हस्तक्षेप करते थे। प्रोफेसर मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रेम, नारी व स्त्री पुरुष संबंधों की छायावादी व्याख्या प्रस्तुत की है। तत्समयी भाषा का प्रयोग पात्र के अनुकूल है। 10 सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और सौचार्य में जोड़े रखता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेवारी ज्यादा है। परिच्छेद 15 संदर्भ व्याख्या गद्यांश कथा साहित्य के शिखर रचनाकार प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से उद्धृत है। गोदान अपने यथार्थ चित्रण के कारण ही नहीं बल्कि प्रेमचंद के समूचे चिंतन और उसके विकास को रेखांकित करने वाली कृति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रसंग उपर्युक्त चिंतक प्रेमचंद ने गोदान के महत्वपूर्ण शहरी पात्र प्रोफेसर मेहता के माध्यम से व्यक्त किया है। उपयुक्त कथन यूरोपीय जीवन संस्कृति से प्रभावित होती भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष स्त्री पुरुष के संबंधों पर बहस से संदर्भित है। उपन्यास के 15वें परिच्छेद में प्रेमचंद ने स्त्री पुरुष के संबंधों का विश्लेषण किया। उपयुक्त कथन इसी बहस का एक हिस्सा है। व्याख्या प्रेमचंद मानते थे कि भारत का यूरोपीकरण यहाँ की समस्याओं का निदान नहीं है। परिवार और समाज की मूल इकाई दाम्पत्य का मजबूत होना आवश्यक है। प्रेमचंद सेवा को सीमेंट का दर्जा देते हैं। सेवा एक ऐसा भाव है जिसमें अपने अहम और अपनी सुविधाओं का लोप हो जाता है। इस भाव से संपन्न व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं एवं आवश्यकताओं के प्रति सजगता एवं आत्मदान की प्रवृत्ति सक्रिय रहती है। प्रेमचंद को लगता है कि आधुनिक दाम्पत्य जीवन में आ रहे तनावों का मूल कारण अकेंद्रिता के साथ दूसरों की अपेक्षा और अपमान भी है। लेखक इस सेवा भाव को स्त्री पुरुष दोनों के लिए आवश्यक मानता है। सेवा एक तरफा व्यापार नहीं है। एकांगी हो जाने पर सेवा दासता की अनिवार्य नियति में बदल सकती है। यदि प्रेमचंद सेवा को स्त्री पुरुष दोनों के लिए आवश्यक मानते हैं, लेकिन वे स्त्री को अधिक दायित्वशील मानने के कारण सेवा का अधिक उत्तरदायित्व उसी के कंधों पर डालते हैं। स्त्री वैवाहिक जीवन के समुद्र में नौका का की कर्णधार है। विशेष यह गद्यांश दर्शाता है कि प्रेमचंद अपने समय के वैचारिक विमर्शों से जुड़े हुए थे और उनमें वैचारिक हस्तक्षेप करते थे। इन पंक्तियों में प्रेमचंद ने स्त्री पुरुष संबंधों और विवाह का विचार प्रस्तुत किया है। पूरा गद्यांश भाषा का पर प्रेमचंद की ठोस पकड़ का परिचायक है। 11 जिस संसार दुख कहता है वह वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितनी ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा उस दिन वह कभी न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कभी उनमें लय हो जाता है। परिच्छेद 18 संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग प्रोफेसर मेहता कवि को संसार से मिलने वाली दुखों की विशिष्टता को बताते हुए गोविंदी से कहता है। व्याख्या वास्तव में जिन परिस्थितियों में समग्र संसार को केवल दुख ही दुख दिखता है, कभी उन्हीं परिस्थितियों में अपनी कविता की खोज कर लेता है। लौकिक वस्तुओं के लिए उसके मन में लेस मात्र भी आकर्षण नहीं होता। उसे तो विलुप्त हो रही स्मृतियों में विदग्ध हृदय के धरातल में कविता की फसल उगती दिखती है। जिस दिन वह इस वियोग को वह त्याग देगा, वस्तुतः वह दिन उसके कवित्व का अंतिम दिन होगा। विशेष इन पंक्तियों में कवि
हृदय की गहरी परख दिखाई देती है। ये पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि मानव मन को छूने वाली अनुभूतियों से कविता का गहरा संबंध है। ये पंक्तियां दर्शन और कविता का अंतर भी स्पष्ट करती हैं। जहाँ दर्शन निर्लिप्त वैचारिकता है, वहीं काव्य कर्म संलग्नता और संलिप्तता के माध्यम से घटित होता है। दुखपूर्ण अनुभूतियां काव्य सर्जन का मूल उत्साह होती है। इसका संकेत किया गया है। पंत ने भी लिखा है, वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान। 12 इस विषय में मैं पूरा पशु हूँ और उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम और त्यागमय प्रेम और निस्वार्थ प्रेम है जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपना आत्मसमर्पण कर देता है। मेरे लिए निरर्थक शब्द है। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहां प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी है, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। परिच्छेद 30 संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग मालती के विवाह करके बेवफाई करने के प्रश्न पर मेहता जवाब देता है। व्याख्या प्रेम की अलग अलग व्याख्याएं दी जाती रही हैं और ऐसी ही एक व्याख्या गद्यांश में अभिव्यक्त हुई है। यह प्रेम का वह स्वरूप है जिसमें समर्पण, त्याग, आध्यात्मिकता जैसी छायावादी प्रेम की धारणाएं कपोल कल्पनाएं लगती हैं। आत्मसमर्पण जैसे निरर्थक शब्दों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। एक दूसरे के लिए जान दे देना श्रद्धा जैसे भावों को जन्म देती है। प्रेम को नहीं, इसे सेवा का दर्जा दिया जा सकता है, प्रेम का नहीं। प्रेम तो उस भयानक रूप धारण किए शेर के समान है जो किंचित मात्र सुख भी अन्य के हिस्से में नहीं छोड़ता। विशेष प्रोफेसर मेहता के माध्यम से प्रेमचंद के प्रेम की के पश्चिमी वास्तुवादी देह परख और भोगवादी रूप को उजागर किया है। गोदान में प्रेम के इसी रूप के समानांतर प्रेमचंद ने हृदयवादी छायावादी रूप को प्रश्रय किया है। गऊ और शेर से तुलना वर्णन को चित्रात्मक रूप प्रदान करती है। ये पंक्तियां तत्सम एवं तद्भव शब्दावली के रचनात्मक मेल का उत्तम निर्देशन है। 13 मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मान सभी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और भी स्फूर्तिमय बना दिया। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है जिसमें अहमन्यता का ध्वस्त हो जाता है। परिच्छेद 33 संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग बिहार के पश्चात जब मेहता व मालती का संवाद क्रम टूटता है तो उसके प्रभाव से मालती के व्यक्तित्ववर्ण को इस गद्यांश में दर्शाया गया है। व्याख्या मिस मालती व प्रोफेसर मेहता के मध्य संवाद के बाद मालती एक छायावादी व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आती हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर हैं और मानवता के कल्याण को ही अपनी सार्थकता मानती हैं। और इसी तरह अब वह प्रेम की नहीं बल्कि श्रद्धा की योग्य ही हो गई है। मेहता जिस छायावादी प्रेम की तलाश कर रहे थे उसे इस प्रवृत्ति ने और प्रभावी और स्फूर्तिमय बना दिया। वह श्रद्धा के उस स्तर को पा गए जहाँ व्यक्ति स्वयं को मिटाकर ही सुख का अनुभव करता है। प्रेम जो की अधिकार चाहता है से कोसों दूर यह श्रद्धा थी जहाँ आत्मसमर्पण ही अंतिम लक्ष्य था।
विशेष इन पंक्तियों में छायावादी प्रेम दर्शन का अद्भुत व्यक्तित्व हुई है। प्रेम व श्रद्धा के अंतर को इतनी सूक्ष्मता में अभिव्यक्त कर देना वस्तुतः प्रेमचंद की लेखन क्षमता और चिंतक व्यक्ति का परिचायक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने निबंध श्रद्धा भक्ति में प्रेम और श्रद्धा के स्वरूप का कुछ ऐसा ही वर्णन किया है। पूरा वर्णन भाषा पर प्रेमचंद की ठोस पकड़ का परिचायक है। 14 मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझे से प्रेम करते हो, मुझे पर विश्वास करते हो और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं है जो मैं न कर सकूं। और परमात्मा से मेरी यही विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे। हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए और क्या चाहिए। अपनी छोटी सी गृहस्थी अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके अपने दुख सुख को अपने ही तक रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं। वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ बिरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में यह बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल रहे हैं। परिच्छेद 33 संदर्भ प्रस्तुत गद्दांश हिंदी उपन्यास की दशा दिशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग प्रोफेसर मेहता चाहते हैं कि मालती उनकी सांगिनी बने, किंतु मालती के लिए यह वैयक्तिक संबंध अब संकीर्ण हो गए हैं। उसके इन्हीं मनोभावों को प्रस्तुत गद्यांश में वर्णित किया गया है। व्याख्या मालती किसी संबंध में बंधने के बंधन से अब कोसों दूर हो चुकी है। वह जानती है कि प्रोफेसर मेहता अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर सकते हैं और प्रेम में मेहता के प्रति वह अभी एक अनिष्ट है, किंतु प्रेम की इस पवित्र भावना को वह रिश्तों के बंधन से बांधकर छोटा नहीं करना चाहती। ऐसे बंधन अब उसे आसिम की प्राप्ति में बाधा लगाते हैं। विशेष मालती के माध्यम से प्रेमचंद ने छायावादी प्रेम की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचंद के समय स्त्रीवादी विमर्श का आरंभ हो रहा था। स्त्री पुरुष संबंधों पर नए सिरे से विचार आरंभ हो रहा था। यह गद्यांश प्रेमचंद के चिंतक पक्ष को उजागर करता है। गोदान की मालती इन कथनों के सहारे स्कंदगुप्त के देवसेना और कामायनी की श्रद्धा जैसे दर्जा पा लेती है। पूरा गद्यांश भाषा पर प्रेमचंद की ठोस पकड़ का परिचायक है। 15 कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है। यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण है? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गए हैं। परिच्छेद 36 संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद के महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान से ली गई है। प्रसंग ये पंक्तियां उपन्यास में तब आती हैं जब होरी का छोटा भाई हीरा वापस आकर उससे अपने कर्मों हेतु माफी मांगता है और उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता है। व्याख्या हीरा के कृतज्ञता प्रकट करने से होरी का मन प्रफुल्लित हो उठता है और उसका मन संतोष से भर उठता है। उसे अपने तमाम आर्थिक अभावों और समस्याओं के बावजूद अपना जीवन सार्थक महसूस होने लगता है। विशेष प्रेमचंद ने इन पंक्तियों में साधारण भारतीय किसान के चरित्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू की ओर संकेत किया है। भारतीय किसान संबंधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है तथा स्वयं से छोटे से सम्मान प्राप्ति की भी चाह रखता है। इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से होरी अर्थ की जगह संबंधों को वरीयता दिखाई देता है। इन पंक्तियों की भाषा अत्यंत सहज व संप्रेषणीय है। ये पंक्तियां तत्समय तद्भव शब्दावली के रचनात्मक मेल का उत्तम निदर्शन है। इन पंक्तियों में अभिव्यक्त होरी की पुलक का विस्तार पाठक तक भी होता है, जो लेखक की रचनात्मक सफलता है। 16 इसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव होकर हृदय पट पर आने लगी, लेकिन वे बेक्रम आगे की पीछे की आगे स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल विकृति और असंबंध व सुखद बालपन आया, जब वह गुल्लियां खेलता था और माँ
की गोद में सोता था, फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैर में गिर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हीन बनी हुई लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दूहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और परिच्छेद 36। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी उपन्यास की दिशा दशा परिवर्तित करने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से उद्धृत है। प्रसंग यह गोदान के अंतिम पृष्ठों पर होरी की मृत्यु से पूर्व उसकी अंतर्मय से गुजर रही झांकियों का दर्शन कराता गद्यांश है। व्याख्या। होरी की आंखें बंद हो गई और उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के आगे तैरने लगा। टूटी हुई श्रृंखलाओं के रूप में कभी वह अपने लड़कपन को देखता तो कभी गोबर माफी मांगता हुआ उसके सामने आ जाता, कभी धनिया दुल्हन का वेश बनाकर उसके पास आ रही थी और अंततः उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा कामधेनु के सामने समान गाय उसकी आंखों के सामने से गुजरी और देखते ही देखते वह गाय देवी बन गई। विशेष विपन्न कृषक जीवन की सारी टीस इस एक गद्यांश में उभर कर सामने आ जाती है। यही प्रसंग हिंदी औपन्यासिक धारा को कटु यथार्थ के मार्ग में प्रविष्ट कराता है। मृत्यु के क्षण की मन स्थिति का इतना सजीव और मनोवैज्ञानिक अंकन प्रेमचंद के जीवन बोध और रचनात्मक क्षमता का निर्देशन कराता है। यहाँ पूरा वर्णन अत्यंत मार्मिक बना पड़ा है। गाय का देवी हो जाना व्यंजनापूर्ण है और यह होरी के जीवन की त्रासदी को ध्वनित कर देता है। पूरा वर्णन भाषा पर प्रेमचंद की ठोस पकड़ को दर्शाता है। 17 जो कुछ आपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह है। मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मासूमों में है जिन्हें हम न पूरा कर सके। परिच्छेद 36। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित 1936 ईस्वी में रचित हिंदी के पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान से लिया गया है। गोदान प्रेमचंद की लेखन यात्रा की सिद्धावस्था है जहां वे आदर्शवाद की छाया से निकलकर यथार्थवाद को पूरी तल्लकी के साथ स्वीकार कर सके हैं। ये पंक्तियां उसी यथार्थवाद नजरिए को सूचित करती हैं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश होरी की मृत्यु के सामने समय लेखिकीय वक्तव्य के रूप में आया है। व्याख्या। व्यक्ति जिन कर्मों को करने में असमर्थ रह जाता है, जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वही तो मोह का रूप ले लेती हैं। जिन कामों कर्तव्यों की पूर्ण हुति हो जाती है वह मोह को जन्म नहीं देता। जिन संबंधों के साथ हम अपने कर्तव्य व दायित्व निभा नहीं सके, वास्तव में वही ताउम्र हमें चुभते रहते हैं। विशेष प्रेमचंद ने उपयुक्त पंक्तियों में मोह के बहाने एक सामान्य आदमी के कटु जीवन यथार्थ को अभिव्यक्त किया है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा किए बिना ही और अपने संतानों के प्रति अपने दायित्व को अच्छी तरह निर्वाह किए बिना ही मरने की अभिशाप्त होता है। मृत्यु के क्षणों की मार्मिक अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। भाषा में तत्सम तद्भव और विदेश शब्द का कुशल प्रयोग हुआ। इन पंक्तियों में प्रेमचंद का भाषा कौशल भी देखते ही बनता है। सामान्य शब्दावली को गहरी व्यंजकता से युक्त करने की कला में प्रेमचंद माहिर थे, जिसकी ये पंक्तियां प्रमाण हैं। 18 धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथों में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसा है, यही इनका गोदान है। अनुच्छेद। परिच्छेद 36। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां भारतीय किसान जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्ति देने वाले महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान की आखिरी पंक्तियां हैं। प्रसंग। उपन्यास में ये पंक्तियां उस समय की हैं जब होरी की मृत्यु के अत्यंत सन्निकट होने पर धनिया को गोदान कराने को कहा जाता है। प्रेमचंद ने इन पंक्तियों के माध्यम से होरी की मृत्यु के बाद अपने रचना
लक्ष्य को पूर्णता प्रदान करते हुए भारतीय किसान के जीवन संघर्ष को पूर्ण यथार्थ के साथ व्यंजित कर दिया है। व्याख्या, होरी की मृत्यु के बाद गरीबी के चरम छोर पर खड़े होरी के परिवार से होरी की आत्मा की मुक्ति हेतु गाय का दान करने को कहा जाता है। ऐसे में होरी की विधवा धनिया जो कि होरी की मृत्यु की व्यथा के कारण सुन्नी सी हो चुकी है, यंत्र की भांति उठती है और उसी दिन सुतली बेचकर कमाए गए 20 आने पैसे को पंडित दाता दीन को देते हुए कहती है कि घर में न तो गाय है, न बछिया, न और पैसा, यही इनका गौदान है। विशेष प्रेमचंद ने इन पंक्तियों के माध्यम से होरी की मृत्यु के बाद अपने रचना लक्ष्य को पूर्णता प्रदान करते हुए भारतीय किसान के जीवन संघर्ष को पूर्ण यथार्थता के साथ व्यंजित कर दिया है। ये पंक्तियां प्रेमचंद के रचना कौशल का की प्रतिमान है। प्रेमचंद का लक्ष्य भारतीय किसान के प्रभाव की कथा कहना था जो आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था। ये पंक्तियां उस बदहाली को चरम स्तर पर व्यंजित कर देती हैं। सामंतवादी व्यवस्था में धर्म एवं कर्म कांड का दुष्चक्र जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी स्तर तक व्यक्ति का आर्थिक शोषण कर सकता है। ये पंक्तियां इसे भी अनावृत कर देती हैं। ये पंक्तियां उपन्यास के शीर्षक गोदान की सार्थकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गोदान का कथानक गाय की आकांक्षा से शुरू होकर इन पंक्तियों के माध्यम से गोदान की विडंबनापूर्ण मांग पर समाप्त होता है। ये पंक्तियां आज के भारत में भी प्रासंगिक है, जहां आर्थिक बदहाली के कारण हर वर्ष हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन पंक्ति में प्रेमचंद का भाषा कौशल भी देखते ही बनता है। सामान्य शब्दावली को गहरी अर्थ व्यंजना से युक्त करने की कला में प्रेमचंद माहिर थे, जिसकी ये पंक्तियां प्रमाण हैं।